Hello everyone, hope you all are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Neha Bansal and I am your economics teacher. I am here in front of you all on the platform of the Guru Shishya webinar to share my knowledge and teach you economics of class 10th. I hope you will enjoy this session with me and learn in an easy way. Now let's start the session. So today our topic is the current status of PDS. हमने अपने लास्ट क्लास में फूड इनसिक्योर लोगों के बारे में पढ़ा था कि फैमाइन की कंडीशंस आ रही थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस किस राज्यों में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ रहे थे। ज़्यादातर उन राज्यों में आ रहे थे जो कि बहुत ही बैकवर्ड पोजीशन में है, जैसे कि बिहार था, यूपी था, वेस्ट बंगाल था। इन सारे एरियाज़ में क्या थे, ज़्यादातर हंगर का सीन आ रहा था और ज़्यादा लोग थे जो फूड इनसिक्योर थे। उसके बाद हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए थे, जैसे कि क्या क्या प्रोग्राम्स थे। बफर स्टॉक का प्रोग्राम चलाया था, पीडीएस का प्रोग्राम था जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम चलाया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में, उन्होंने कोशिश किया था कि बच्चों को अच्छा से अच्छा खाना दिया जाए, एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाए, प्लस उनको हेल्थ के भी कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम आया था वो था फूड फॉर वर्क के लिए, जिन्होंने उसमें कोशिश किया था हमारी गवर्नमेंट ने कि जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको वेजेस में मनी की जगह फूड दिया जाए, ताकि वो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उस फूड का। कम से कम वो लोग अल्कोहलिज्म के वे में नहीं जाएंगे। अब हम लोग को आगे पढ़ना है कि पीडीएस का वो जो शुरुआती दौर था उसमें क्या था कि बहुत सारे धीरे धीरे अमेंडमेंट्स आने लगे, चेंजेस आने लगे समय के अनुसार, क्योंकि इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसमें अमेंडमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो पीडीएस सिस्टम था, इसमें हम लोग फुल फॉर्म क्या पढ़े थे इसका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, जब हमारा ये नेक्स्ट प्रोग्राम था वो जो इसके बाद आया उसका नाम था आरपीडीएस। ठीक है, इसमें क्या था, रीवैम्प्ड, और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये सेम हो जा रहा था। आरपीडीएस रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये उसके बाद लॉन्च किया गया। रीवैम्प्ड का मतलब क्या होता है, रीवैम्प्ड का मतलब होता है कोई भी नया चीज लेके आना। रीवैम्प्ड का मतलब ये होता है न्यूनेस लेके आना। रीवैम्प्ड माने न्यूनेस, कोई भी इनोवेशन करना किसी भी प्रोग्राम में, उसको बोलते हैं रीवैम्प्ड। तो जो रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ये कब आया, सेम ईयर में। ये भी 1992 का स्कीम था, ये भी 1992 में ही आया ये प्रोग्राम। ठीक है, तो पीडीएस सिस्टम में हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे राशन शॉप्स खोल दिए थे, जिनको फेयर प्राइस शॉप्स भी कहा जाता था। उसमें क्या किया जाता था कि एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, बहुत ही कम प्राइजेस में जो गरीब लोग होते थे उनको वो बेचा जाता था, फूड ग्रेन्स बेचा जाता था इन द फॉर्म ऑफ व्हीट, राइस, केरोसिन ऑयल। ठीक है, हमने अभी तक ये पढ़ा था। तो अभी रीवैम्प्ड में क्या हुआ था, रीवैम्प्ड में उन्होंने और भी लोगों को शामिल करने का सोचा। उसमें क्या किया गया, 1700 ब्लॉक्स इन इंडिया में 1700 ब्लॉक, 1700 मोर ब्लॉक्स को उन्होंने अपने अंडर लाने का कोशिश किया। ठीक है, उसमें क्या था कि इनको कितना मिलता था फूड ग्रेन्स पहले कितना था, 35 था, 35 केजीज था। तो इसमें भी 35 केजीज दिया जा रहे हैं। बस इसमें कोशिश क्या की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाया जाए और भी पुअर हाउस होल्ड्स को पहुंचाया जाए, इसलिए 1700 ब्लॉक्स को उसमें शामिल किया गया था,
किसमें, रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट सिस्टम आया वो था TPDS। TPDS जिसमें था फुल फॉर्म इसका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या किया गया, एक टारगेट लिया गया था, एक टारगेट लिया गया। क्या चीज़ का टारगेट लिया गया, देखिए अभी तक इसमें क्या हो रहा था कि जो पुअर और नन पुअर उसके बीच में गवर्नमेंट ने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा था। इसका मतलब जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं उन सबको एक ही में डाल दिया गया, जो उसके ऊपर भी है उसको भी एक ही में डाल दिया गया था। पहले राशन कार्ड का एक ही सिस्टम था। जब ये टारगेटेड सिस्टम आया उसके वजह से हुआ था कि हमने 3 राशन कार्ड्स के बारे में पढ़ाई किया था। किस किस के बारे में, एक था अंत्योदय कार्ड, एक था BPL कार्ड और एक था APL कार्ड। तो वो सब कैसे आया, ये टारगेटेड सिस्टम की वजह से आया। ये जो टारगेटेड सिस्टम था ये कब लॉन्च किया गया था, 1997 में। ठीक है, 1992 से 5 सालों के बाद ये टारगेटेड सिस्टम आया। इसमें क्या था कि गरीबों को टारगेट कर दिया गया बिटवीन पुअर एंड नन पुअर। ठीक है, इसमें टारगेट कर दिया गया पुअर को और नन पुअर को अलग अलग क्षेत्र में। अलग अलग क्षेत्र में मतलब जो वीट के और राइस के जो प्राइसेस लिए जा रहे थे उसमें थोड़ा सा ऑल्टरेशन हो रहा था। ऑल्टरेशन इन द सेंस क्या, ऑल्टरेशन मतलब जो पुअर है वो लोग क्या करेंगे कि वही है, जैसे वीट है, वीट के लिए वो लोग पे करेंगे वही अप्रॉक्स 2.5 रुपये के आसपास। ठीक है, 2.5 रुपये के आसपास वो लोग पे करेंगे। और जो राइस है वो लोग अप्रॉक्स 3.5 रुपये के आसपास वो लोग पे करेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स इतना हो रहा था। लेकिन जो नन पुअर थे, नन पुअर क्या करेंगे, वो लोग वीट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पे करेंगे, अप्रॉक्स 4.50। ठीक है, 4.5 रुपये वो लोग पे करेंगे। और राइस के लिए वो लोग अप्रॉक्स 7.5 रुपये पे करेंगे। तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस कर दिया गया था, क्योंकि ये लोग तो नन पुअर है, ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए इनके लिए प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। क्योंकि गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंसेस लग रहे थे ये सब स्कीम्स को चलाने के लिए, और ये स्पेसिफिकली पुअर्स के लिए किए जा रहे हैं। तो जो लोग नन पुअर है उनसे थोड़ा सा वेजेस अगर हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं, थोड़ा सा अगर वीट और राइस के ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ऊपर से क्या हुआ था, ये जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसमें उन्होंने क्या किया था, एक और चीज़, उसमें उन्होंने 1 करोड़ फैमिलीज़ को ढूंढ के निकाला था। 1 करोड़ फैमिलीज़ को, इसमें पीपल भी हम लोग लिख सकते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उन्होंने ढूंढ के निकाला था जिसको ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। ये क्या हो गए, ये पुअर लोग हो गए। पुअर लोग ऐसे लोग जो कि BPL से नीचे आते हैं। ठीक है, जो BPL से नीचे आते हैं ऐसे उन्होंने 1 करोड़ लोगों को ढूंढ कर निकाला। ठीक है, तो BPL से नीचे आते हैं, इस चीज़ का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ लोग किसी एक लोकेलिटी में तो रहना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या किया गया था कि ये स्टेट वाइज कैटेगरी होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। हर स्टेट का अपना एक BPL लाइन होता है। ठीक है, तो वो लोग ऐसे स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे स्टेट का BPL लाइन इतना होगा, हमारे स्टेट का इतना होगा। तो उस हिसाब से जो स्टेट वाइज कैटेगरी करके उनको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया और उनको लेके आया गया इस स्कीम के अंदर। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट जो स्कीम के बारे में पढ़ना है वो है APS, अन्नपूर्णा स्कीम। ये वाली जो स्कीम थी ये किसके लिए की गई थी,
ये की गई थी इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। ये इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए की गई थी। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? जो लोग पुअर है एंड नीडी है, ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो लोग पुअर है और नीडी है उनको कहा जाता है इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स। उनको कैटेगराइज किया गया था किसमें? अन्नपूर्णा स्कीम में। ये अन्नपूर्णा स्कीम था क्या? ये जो पीडीएस सिस्टम था हमारा, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसी का एक हिस्सा है, ठीक है, उसी का एक हिस्सा है। और ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 2002 में हुआ था, सॉरी 2000 में हुआ था ये, ठीक है। ये हुआ था ईयर 2000 में अन्नपूर्णा स्कीम। इसमें बेसिकली जो पुअर लोग थे उनको शामिल किया गया। इसमें किया जाता था कि इसमें 10 kg फूड ग्रेन्स उन्हें बांटा जाता था। कैसे? फ्री में। इसमें सबसे अच्छा सिस्टम था कि ये फ्री सिस्टम था, जिसमें कि 10 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ के बेसिस पे दिया जाता था। ये क्या था? पर पर्सन पर मंथ। मतलब कोई भी एक ऐसा बूढ़ा इंसान जो खुद से कमा नहीं सकता है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो अपनी फैमिली से सपोज अलग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या होगा? 10 kg फूड ग्रेन्स दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट एट द रेट ऑफ पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। ये हो गया हमारा एपीएस स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा, तो हमारा नेक्स्ट स्कीम है AAY। उसका फुल फॉर्म है अंत्योदय अन्न योजना। ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ दिसंबर 2000 में। ये क्या था? ये भी एक पीडीएस का पार्ट था। पीडीएस के क्या क्या पार्ट्स आ रहे थे? अभी रिवैम्ड पीडीएस आया था, फिर टारगेटेड पीडीएस आया, उसके बाद हमने पढ़ा था एपीएस स्कीम के बारे में, अब आया AAY, ठीक है। ये सारे के सारे पीडीएस के अंदर ही है जो उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें किया जा रहा था, इसमें टारगेट किया गया पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज को, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है। जो सबसे ज्यादा गरीब है, जो बीपीएल में भी होता है कि सबसे नीचे कैटेगरी में आ रहे हैं, जो लोग कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं और उनको अपने खाने पीने का अरेंजमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसे लोगों को उसमें शामिल करने का योजना बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि स्टार्टिंग के फेज में देखा जाएगा तो इसमें 25 kg ही बांटा जा रहा था फूड ग्रेन्स, ठीक है। ओनली 25 kg फूड ग्रेन्स इसमें बांटा जा रहा था। कब? ईयर 2000 में। उसके बाद क्या किया गया कि धीरे धीरे इसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन किया गया। तो इनोवेशन करने का स्टार्टिंग हुआ अप्रैल में 2002 में, ठीक है। पहला जो इनोवेशन किया गया, तो इसमें क्या किया गया था कि ये जो 25 kg है इसको बोला गया कि इसको बढ़ा दिया जाए। इसमें जो 25 kg था इसमें चेंज करके कर दिया गया अब 35 kg, ठीक है। इससे क्या हुआ कि गरीब लोगों को और ज़्यादा फूड मिल सकता था, क्योंकि ये क्या था? पर पर्सन पर मंथ के रेट पे था, तो 25 kg उनको कम पड़ जा रहा था। इसलिए अब क्या किया गया, जो अप्रैल 2002 से एक रेमेडी किया गया कि अब इसको 25 kg से 35 kg कर दिया जाए। जो नेक्स्ट किया गया वो था जून में 2003। उसमें क्या किया गया था कि हमने जो टारगेटेड पीडीएस के बारे में पढ़ा था, टारगेटेड पीडीएस ने उस समय क्या किया था, AAY के लिए एक किया था कि उसने 1 करोड़ लोगों को जो लेके आए थे, जो 1 करोड़ पीपल को लेके आए थे ना,
जो टारगेटेड वाले, वो लोग क्या हुए थे, अन्नपूर्णा योजना वाले, अंत्योदय अन्न योजना वाले उसको अपने अंडर लेके आ गए थे। ठीक है, तो AA वाले में ये 1 करोड़ लोग शामिल थे। ठीक है, जब ये 1 करोड़ लोग हो गए इसके पार्ट, तब क्या किया गया, जून 2003 में 50 लाख लोगों को और इंक्लूड किया गया, 50 लाख पीपल में और इसको इंक्लूड कर दिया गया इसी में। 1 करोड़ लोग प्लस 50 लाख लोग हो गए अब किसके पार्ट, AA के। उसके बाद नेक्स्ट अगस्त में 2004 में क्या किया गया, और इसमें 50 लाख पीपल को शामिल कर लिया गया। ठीक है, अगस्त 2004 में और इसमें 50 लाख पीपल को शामिल किया गया। तो अब टोटल कितना हो गया, अब हम लोग इसमें टोटल जानेंगे। तो इसका टोटल अब हो गया 2 करोड़ लोग। तो अब 2 करोड़ लोग हो गए AA स्कीम के पार्टिसिपेंट्स हो गए, इसके मेंबर्स हो गए। ठीक है, अब इन सभी लोगों को ये सब चीज़ का अब उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ का बेनिफिट्स मिलने के बाद क्या हो रहा था, ये हमारा पीरियड सिस्टम यहाँ पे हो गया। तो अभी हमने इतने सारे स्कीम्स पढ़े हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, जिससे सब कुछ एक ओवरऑल एक रिजल्ट निकल कर आएगा और हम लोग को डिस्टिंग्विश करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो अब हमारा ये चार्ट प्रिपेयर हो गया है। इस चार्ट में देखिए क्या है, पहले इसमें स्कीम, सारे स्कीम के नाम दिए गए लिस्ट वाइज करके। ठीक है, उसके बाद है ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन, ये स्कीम्स कब लागू किए गए हैं। उसके बाद है द कवरेज टारगेट ग्रुप, मतलब उस पर टारगेट जो ग्रुप है वो क्या है, जो स्कीम में उसे पुअर लोगों को लिया जा रहा है कि ओल्ड एज लोगों को लिया जा रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में है। फिर है लेटेस्ट वॉल्यूम, कि उसमें कितना केजी फूड ग्रेन्स बांटा जा रहा है। एंड नेक्स्ट है जो इशू प्राइस है, मतलब जो भी प्राइस में बांटा जा रहा है जो फूड ग्रेन्स है, हम लोग जो वीट है, जो W है और जो R है, W रिप्रेजेंट्स वीट एंड R रिप्रेजेंट्स राइस। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं, उससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला है हमारा जो पीडीएस सिस्टम था, जो फर्स्ट में आया था, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1992 में। वो यूनिवर्सल बेसिस में हुआ था, उसमें मतलब सारे के सारे लोगों को इंक्लूड किया गया था उसमें। इसलिए एक ही राशन कार्ड वाला सिस्टम था, मैंने आपको बताया था। उसमें क्या था, वीट ₹2.34 के बेसिस से मिल रहा था, और जो राइस था 2.89 के केजी में मिल रहा था। ये क्या है, ये है रुपी पर केजी, ये हिसाब था। ठीक है, वीट मिल रहा था 2.34 में, राइस मिल रहा था 2.89 में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा था हमारा RPDS। आर का मतलब था रिवैम्प्ड पीडीएस सिस्टम। वो क्या हुआ था कि उसी ईयर में 1992 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद क्या था, उसमें 1700 बैकवर्ड ब्लॉक्स को इंक्लूड किया गया था, रिमेंबर। नेक्स्ट क्या था, उसमें जो वॉल्यूम लिया गया था फूड ग्रेन्स का, वो था 20 kgs। ठीक है, एंड उसमें जो वीट का प्राइस था 2.80 पर केजी, एंड राइस का था 3.77। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा था टारगेटेड पीडीएस। टारगेटेड पीडीएस कब लॉन्च हुआ था, 1997 में। और इसमें हमने पढ़ा था कि पहली बार ऐसा चीज हुआ था कि जो पुअर थे और नन पुअर थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए पुअर और नन पुअर दोनों चीज लिखा हुआ है। उसमें जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था वो था 35 kgs। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए ये बीपीएल और एपीएल दोनों का अलग अलग प्राइजेस लिखा हुआ है। बीपीएल में क्या था, जो वीट का प्राइस था वो था ₹2.50, और जो राइस का प्राइस था वो था 3.50। ये हो गया बीपीएल फैमिलीज के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए। अब जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनके लिए क्या है, प्राइजेस थोड़े से बढ़ जा रहे हैं। कितना हो गया बढ़कर, वीट है वो हो गए 4.50, और जो राइस है वो हो गए 7 रुपीज के दाम पर। ओके, ये है पर केजी पर पर्सन। नाउ अब आ गया
AAY जो अंत्योदय अन्न योजना था, ये योजना कब हुआ था? 2000 में लॉन्च किया गया था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज के लिए। अंत्योदय का मतलब बताया था जो सबसे ज्यादा गरीब होते हैं, जो पुअरेस्ट होते हैं, उनको क्या किया गया था कि हमने पढ़ा था कि पहले 25 केजीज दिया जा रहा था, फिर उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट करके उसको 35 केजीज किया गया और अमेंडमेंट करके उस पर और ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया था, राइट। तो शामिल करने के बाद क्या हुआ था, ये देखा गया कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ये लोग सबसे ज़्यादा गरीब है, इसलिए आप लोग इस लिस्ट में देखेंगे जो सबसे कम प्राइस है वीट और राइस का वो यहीं पे है। मतलब वीट के लिए 2 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा एंड राइस के लिए 3 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा APS स्कीम। APS स्कीम किसके लिए था? ओल्ड लोगों के लिए था, राइट। तो ये 2000 में लॉन्च किया गया था इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए। इसमें क्या था, 10 kgs उनको बांटा जा रहा था एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप अब इसमें कोई भी आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सारे के सारे PDS के पार्ट ही है जो PDS को हेल्प कर रहे हैं एक वे में, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी एक सिस्टम वो अकेला आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बहुत सारे सिस्टम हैं एक ही अच्छी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको सपोर्ट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसलिए सब अगर ये सब स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा बनाई जा रही है तो वो अच्छी बात है। तो अब क्या हुआ, हमने PDS के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी, तो उसमें बेनिफिट्स आ रही थी। अब हम लोग देखेंगे उसके लिमिटेशंस के बारे में, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम चल रहा है कुछ ना कुछ उसमें लिमिटेशंस शामिल होंगी। एक एक करके हम लोग उसको पॉइंट आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि जो हंगर है, भूख है, वो अभी भी प्रिवेलेंट है, अभी भी मौजूद है बहुत सारे एरियाज़ में। PDS सिस्टम बहुत ही एक अच्छा काम कर रही है, हर जगह से पुअर लोगों को लेके आ रही है, इतने करोड़ों करोड़ों लोगों को वो लोग लेके आई। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखेंगे कि आज बिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर इसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हंगर अभी भी क्यों आ रहा है, क्योंकि PDS सिस्टम में कहीं ना कोई डिफ़ॉल्ट रह जा रहा है, कहीं कुछ कमी रह जा रही है कि वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से लोग आज भी भूखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, स्टॉक्स ऑफ FCI के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। FCI का जो स्टॉक था, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने एक स्टॉक्स का नॉर्म बनाया था। तो इसने क्या किया था कि जुलाई 2012, इस तब का बात कर रहे हैं, जुलाई 2012 ने उसने एक नॉर्म सोचा हुआ था, ठीक है। नॉर्म क्या सोचा हुआ था कि 33 मिलियन टन इसको ज़रूरत है। इसने सोचा था कि इसे 33 मिलियन टन की ज़रूरत है। जब बाद में इसने चेक किया कि अभी कितना है, अभी अवेलेबल कितना है इसके स्टॉक में, क्योंकि जो भी बन रहा है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है फूड एंड ग्रेन्स, वो क्या कर रहे हैं कि उसको अपने अपने ग्रैनरीज में डाल रहे हैं। ग्रैनरीज में डालने के बाद जब उन्होंने चेक किया है तो ये कितना निकला, 82 मिलियन टन्स। आप लोग डिफरेंस देख सकते हो कि नॉर्म्स इतना का बना हुआ था 33 का, और इसमें निकला कितना, 82 मिलियन टन्स। तो इतना ज़्यादा फूड ग्रेन्स एक्स्ट्रा है। तो अभी एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा को रोकने का उपाय किया गया कि अब बोला जा रहा है कि फूड ग्रेन्स वो लोग थोड़ा सा कम खरीद रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर नहीं आया। उसके वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ कि फूड ग्रेन्स स्टार्टेड रॉटिंग। ये जो फूड ग्रेन्स थे ये सड़ना चालू हो गए, बहुत टाइम तक पड़े रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका क्वालिटी गिरेगा, खराब होगा।
इसलिए वो रॉट करना स्टार्ट हो गए, सड़ना स्टार्ट हो गए। कहाँ पे? उनके गोडाउन्स में, उनके ग्रैनरीज में। यहाँ तक कि इट वॉज ऑल्सो ईटन अवे बाई रैट्स। अब चूहों ने भी वो खाना चालू कर दिया, क्योंकि वहां पे चूहे भरते चले गए, क्योंकि भरा हुआ है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके वजह से कितना सारा वेस्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वेस्ट हो रहा है, वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना। बहुत सारा फूड ग्रेन्स ऐसे करके वेस्ट हो जा रहे हैं। और वेस्टेज होने के बाद क्या हो रहा है, अभी देखिए कि अभी हमने ये पढ़ा था कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा था फार्मर्स को। किस लिए दिया जा रहा था? कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। अब फार्मर्स ने क्या किया कि उनके मन में बहुत ज़्यादा लालच आ गया कि अब हमारा पैसा कहीं भी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है। अब बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं है, हमें डायरेक्ट पैसा मिलेगा। उसके वजह से क्या हुआ, फार्मर्स आ गए लालच में, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उगाना शुरू कर दिया। तो कहाँ कहाँ के फार्मर्स थे? बेसिकली वैसे एरियाज़ के फार्मर जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बंगाल में। यहाँ पर क्या होता है, खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ के फार्मर्स क्या हुए, ऐसे लालच में आ गए। लालच में आने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाना चालू कर दिया। अब बढ़ाते बढ़ाते आपको ये पता है कि राइस को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या हुआ, फिफ्थ कि यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर होने लगा। एक बड़े क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होने लगा। ठीक है, वाटर यूटिलाइज होने लगा। ठीक है, वाटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये बहुत ऊंचे दर्जे पे होने लगा। ऊंचे दर्जे में होने की वजह से क्या होगा, जो वाटर का लेवल है, तो ग्राउंड तो वही है, वाटर का लेवल तो नीचे जाएगा ही। वाटर का लेवल नीचे जा रहा है, तो वाटर का लेवल नीचे जाने की वजह से क्या होगा, हम मेरा अल्टीमेटली क्या चीज़ में हैम्पर करेगा, जो मेरा सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें हमको हार्म करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि मतलब हम अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें इस हिसाब से यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को उससे प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए कुछ बचे ही ना। लेकिन अगर इतना ज़्यादा वाटर यूज़ होगा तो क्या होगा, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें तो हैम्पर करेगा ही। वाटर लेवल एकदम नीचे चला गया तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ प्लस मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो उसको भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करने लगा। ये सारे पॉइंट्स हो रहे हैं। इसके बावजूद भी और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड है अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ पीडीएस। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा था कि एवरेज कंजम्पशन, जो एवरेज कंजम्पशन सोचा गया था वो सोचा गया था 1 kg पर पर्सन पर मंथ। एफसीआई ने सोचा था कि किसी एक इंसान को एक महीने में 1 kg फूड ग्रेन से हो जाएगा, लेकिन इसका ये सोचना बहुत ज़्यादा गलत निकला। एग्जैक्टली में हो क्या रहा था, अगर हम लोग स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके देखें तो जैसे बिहार है, यूपी है, बंगाल है, ठीक है, ये सारे जो क्षेत्र है इसमें लोगों को कम पड़ जा रहा था। इनको कम से कम भी तो 1.5 kg की ज़रूरत हो रही थी। ठीक है, तो चलो 1 kg है, उनको उस राशन शॉप से मिल गई, बाकी की 1/2 kg उनको कहाँ से मिलेगी? ज़रूरत तो है ही, क्योंकि भूख तो है ही, फूड चाहिए। अब क्या होगा, वो लोग मार्केट में जाएंगे परचेस करने के लिए। तो मार्केट में जाएंगे
तो मार्केट में उनको अपना राशन कार्ड दिखाने से क्या सस्ते में माल मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनको जो मार्केट प्राइस है उनको वही तो पे करना पड़ रहा है। तो पुअर लोगों को इससे फायदा किधर हुआ? वो हाफ केजी के लिए तो उनको पे करना ही पड़ा। अच्छा, दूसरे स्टेट्स का देखें जो जो हमारे सदर्न पार्ट्स में है, सदर्न पार्ट्स में जैसे तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है, यहाँ पे क्या होता है कि लोगों का जो फूड रिक्वायरमेंट्स है और थोड़ा ज़्यादा होता है, अराउंड 3 to 4 kgs के आसपास होता है। ठीक है, 3 to 4 kgs के आसपास पर पर्सन पर मंथ। अब इनका देखिए हालत, ये तो 1 kg यहाँ से मिला, बाकी का 3 kgs वही मार्केट वाला सिस्टम, मार्केट में जाओ और मार्केट वाले पैसे दो, तो उनको कहीं ना कहीं तो एक्स्ट्रा पैसे लुटाने ही पड़ जा रहे। अब उनके पास तो पैसे ही नहीं है, तो उनको कितना बेनिफिट मिला गवर्नमेंट से? उतना खास नहीं मिल पाया, है ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग एमपी का बात करते हैं, मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ 5% जो फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उतना ही फुलफिल हो रहा है लोगों का। कहाँ से? उन राशन शॉप से जो गवर्नमेंट ने बनाया एफसीआई के अंडर आके। ठीक है, ओनली 5% फूड रिक्वायरमेंट्स। आप लोग सोच सकते हैं कि 95% फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए तो वो लोग अभी भी मार्केट पे ही डिपेंड कर रहे हैं। और अगर हम लोग यही बिहार का बात करने लगे तो बिहार में तो इस स्थिति से भी 5% से भी नीचे का स्थिति है, उसमें और ज़्यादा बुरा हालत है। तो लोगों को क्या हो रहा है कि उतना ज़्यादा कुछ खास बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं अभी भी हम लोग देखें तो, जबकि इतने सारे स्कीम्स बना दिए गए, सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं। सब्सिडाइज का मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर्स को उतने पैसे मिल रहे हैं कि उसने जो प्रोडक्शन कॉस्ट किया है, जो वो बेचेगा, तो जो मार्केट प्राइस होगा वो उसको मिल रहा है, वो गवर्नमेंट उसका अरेंज कर रही है, वो ठीक है। लेकिन हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हम लोग को बहुत ही कम प्राइस देना पड़ रहा है, तो जो बीच का गैप है उसको कौन भर रहा है? वो गवर्नमेंट भर रही है। उसी को कहा जाता है सब्सिडी देना। तो गवर्नमेंट क्या करती है इससे? ना प्रोड्यूसर को हानि होता है कि हमको एक मार्जिन नहीं मिल रहा है, हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वैसा भी प्रॉब्लम नहीं होता था। और यहाँ तक कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी क्या हो रहा है, 2 रुपया 3 रुपया पे करना पड़ रहा है, जो बहुत ही कम है। तो उनका जो भी अगर इनकम में उनका प्रॉब्लम भी है तो भी वो लोग फूड प्रोक्योर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्कीम निकाली, लेकिन जो उनका जो एवरेज उन्होंने निकाला था वो गड़बड़ हो गया, और इतना गड़बड़ हो गया कि लोगों को ये फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहे थे, जो शॉप ओनर्स थे दे इंडल्ज्ड इन मैल प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो शॉप ओनर्स थे, कौन से शॉप ओनर? जो फेयर प्राइस वाले जो शॉप ओनर्स थे, जो राशन शॉप को ओन कर रहे थे। अब वो लोग क्या करने लगे कि कुछ वो लोग मैल प्रैक्टिसेस करने लगे। मैल प्रैक्टिसेस इन द सेंस क्या? उसका मतलब वो लोग क्या करने लगे कि जो भी उनके पास माल आ रहा था वो उसको क्या कर रहे थे, मार्केट में बेच दे रहे थे। मार्केट में बेचने की वजह से क्या हो रहा था कि उनको एक बहुत ही अच्छा मार्जिन मिल रहा था। तो उस मार्जिन के लालच में वो लोग क्या कर रहे थे कि अपना दुकान में स्टॉक ना रख के वो लोग मार्केट में बेच रहे थे। पहला बदमाशी हो गया ये। दूसरा क्या होने लगा कि वो लोग कभी दुकान खोलते थे, कभी नहीं खोलते थे, बहुत ही इरेगुलर ओपनिंग हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि अब गरीब लोग आए भी खरीदने, उन्होंने देखा दुकान तो बंद है, तो वो लोग क्या करेंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको मार्केट वाली दुकान में जाना ही पड़ेगा। ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा चीज क्या हुआ, वो लोग क्या करते थे, जो पुअर क्वालिटी गुड्स रखते थे, पुअर क्वालिटी के फूड ग्रेन्स रख रहे थे। ठीक है, पुअर क्वालिटी के। तो ठीक है, पुअर है, हम लोग पुअर है, लेकिन हम लोग पुअर है तो जरूरी नहीं है ना कि जो हम लोग फूड ग्रेन्स भी खाएं वो भी पुअर क्वालिटी के खाएं। इतने पुअर क्वालिटी के कि वो खाया नहीं जा सकते हैं, तो क्या उसको खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे।
तो हम पुअर है, मेरे पास राशन शॉप है, वहाँ पे सामान भी है, लेकिन हम उसको नहीं खरीद पा रहे हैं, हम मजबूर है कि हमको मार्केट ही जाना पड़ रहा है। तो फिर फायदा क्या हुआ? ऊपर से क्या हुआ, पुअर क्वालिटी तो रख रहे हैं, अब कोई खरीद नहीं रहा है, आके कोई नहीं खरीद रहा है, तो उसमें क्या हो गया कि वो लोग क्या करेंगे उस स्टॉक का, वो लोग एफसीआई को वापस भेज देंगे। एफसीआई को वो लोग वापस कर दिया, कौन? राशन शॉप वाले एफसीआई को वापस कर दिए। अब आप लोग बताइए कि एफसीआई के पास तो आप लोग देखे थे अभी कि जो 33 मिलियन चाहिए था 82 हो गया। वो तो ऐसे ही परेशान है कि इतने सारे जो हमारे पास स्टॉक जमा हो गए हैं, जो अब चूहे खा रहे हैं, जो अब खराब होके जा रहे हैं, हम लोग क्या करें इसका? जो अब ऊपर से क्या हो गया, राशन शॉप वाले भी भेज रहे वापस कि भाई हमारा तो कोई सामान ही नहीं खरीद रहे हैं, तो हम लोग करें क्या? हम लोग को सामान की वजह से, जो खराब सामान है उसकी वजह से हमारा दुकान भी गंदा हो रहा है, कोई खरीद भी नहीं रहे हैं, वो लोग वापस कर दिए। तो एफसीआई के पास तो क्या है, जो स्टॉक है वो पाइलअप होते जा रहा है ना, एफसीआई स्टॉक पाइलिंग अप। ये भी एक पॉइंट आ जाएगा कि इसका स्टॉक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और कोई काम पे नहीं आ रहे हैं। फिर क्या हो गया था, आप लोग को ये पता है, जो टारगेटेड पीडीएस सिस्टम था उसमें क्या किया जा रहा था, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को लिया गया था। अब जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बीपीएल फैमिलीज को ले लिया गया, तो जो एपीएल फैमिलीज थे उनको क्या था, जो प्राइस था वो ज़्यादा पे करना पड़ रहा था। अब जो एपीएल फैमिलीज प्राइस वो लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, उनको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, छोटा मोटा डिस्काउंट मिल रहा है, और ऊपर से क्वालिटी भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो उनका ये कहना था कि भाई हम अगर थोड़ा सा प्राइस दे दे और ऊपर से हमको एक अच्छा क्वालिटी का फूड ग्रेन मिल जाए तो प्रॉब्लम क्या है। तो क्या होता था, जो बीपीएल वाले तो नहीं जा पा रहे थे, एपीएल वाले भी नहीं जा रहे थे राशन शॉप्स में, ठीक है। अब एपीएल वाले भी नहीं गए, इसके पास क्या हुआ, स्टॉक बचा का बचा रह गया। अब ये एफसीआई को वापस कर दिया, तो क्या हो गया, एफसीआई के पास स्टॉक पाइलअप होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। तो ये सब हो गए हमारे लिमिटेशंस हो गए पीडीएस के, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरे स्कीम के बारे में। आपको याद होगा कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो कब हुआ था, वो हुआ था 1970s के दशक में हुआ था। उसके बाद क्या किया गया कि एक दूसरा प्रोग्राम लाया गया उसी को सपोर्ट करने के लिए, जिसका नाम था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये लाया गया नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये कब लाया गया, 14 नवंबर 2004। 14 नवंबर जो चिल्ड्रंस डे होता है उससे ये याद रह जाएगा। फिर है 2004, इसमें ये प्रोग्राम को लाया गया था, ठीक है। ये प्रोग्राम लाया गया था, इसका एक मेन एम था, हाँ, तो इसमें जो एम था इस स्कीम का, वो एम था जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल पुअर। मतलब कि जो भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास कुछ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। मतलब जो काम कर रहे हैं उसके अलावा भी अगर उनको ज़रूरत है, अगर वो सीजनल वर्कर्स हैं, तो उनके पास एक ऑल्टरनेटिव हो कि वो सप्लीमेंट्री काम कर सकते हैं। उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि मैनुअल अनस्किल्ड वर्क को शामिल किया गया था। मैनुअल अनस्किल्ड वर्क, ऐसा काम जिसपे स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे काम है, पत्थर उठाना है, ऊपर पहुंचाना है, नीचे पहुंचाना है, तो उसमें क्या स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो ऐसे गरीब लोगों के पास क्योंकि स्किल्स नहीं होता है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम होती है, इसलिए ये टारगेट किया गया था। अच्छा, ये जो टारगेट किया गया था, ये किया गया था 150 डिस्ट्रिक्ट्स में। हमारे कंट्री के 150 जिलों में ये टारगेट किया गया था कि इस तरह का प्रोग्राम हमको लेके आना है। अब इस प्रोग्राम के अंदर एक ये चीज़ तो था ही कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना है,
दूसरा क्या था, ये लोग फूड प्रोवाइड करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, फूड भी प्रोवाइड करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट में, कि जो भी वर्कर्स इस स्कीम के अंडर काम कर रहे हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में, ठीक है। तो उनको वेजेस तो मिल ही रहे हैं थोड़े बहुत, साथ ही साथ उनको खाना भी मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा था कि ये जो प्रोग्राम था ये था 100% सेंट्रली एम्ड स्कीम था। मतलब कि ये वाला जो स्कीम था इसको डायरेक्ट कौन चला रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी जीओआई का डायरेक्ट काम कर रही है, ये सेंट्रल प्रोग्राम था, एक सेंट्रल बेसिस में, ये पूरी तरह से सेंट्रली बेसिस पे किया जाता था, 100% काम इसका वैसे ही हो रहा था, ठीक है। ये एक इसका फायदा हो गया। फिर इसमें क्या था, इसमें ये देखा गया 2004 to 5 में हम लोग बात करेंगे, तो इसमें देखा गया ₹20 करोड़ was invested in this program। देखिए इतने सारे पैसे ₹20 करोड़ जो थे वो इस प्रोग्राम में लगा दिए गए थे। उसके साथ ही साथ क्या किया गया था, एंड इसके साथ ही साथ 20 लाख टन्स ऑफ फूड, 20 लाख टन्स ऑफ फूड भी इसमें शामिल हो गए थे। इतना सारा वो फ्री में दिया जा रहा था उन वर्कर्स को, और इतना सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। एक बहुत ही बड़ी स्कीम थी ये, ठीक है। इसमें जो काम कर रहे थे वो कलेक्टर काम कर रहे थे, जो हर स्टेट के कलेक्टर होते हैं। वो जो कलेक्टर थे वही उसके नोडल ऑफिसर थे। नोडल ऑफिसर होने का मतलब क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज काम होगा, जो स्टेट वाइज काम होगा, उसमें क्या किया जाएगा, जो कलेक्टर है वही उसका प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको सुपरवाइज करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो सारे के सारी जिम्मेदारी के कौन हो गए हकदार, वो हो गए कलेक्टर साहब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई थी इस प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम कब हुआ था, 14 नवंबर 2004 में 150 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें शामिल हो गई थी। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कुछ कोऑपरेटिव्स के बारे में जिन्होंने गवर्नमेंट का मदद किया और बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचे। हमारा नेक्स्ट है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यह है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन। कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने, कुछ सोसाइटीज ने क्या किया है, एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया है और वो ग्रुप बना के अब लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया के सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में ये ज्यादा प्रिवेलेंट थे। ठीक है, जो इंडिया के जो सदर्न पार्ट्स थे और जो वेस्टर्न पार्ट्स थे इसमें ज़्यादा प्रिवेलेंट थे ये सिस्टम। इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो तमिलनाडु में 95% जो फूड रिलेटेड काम हो रहा था वो कौन कर रहे थे, यही कोऑपरेटिव्स कर रहे थे। हम लोग देख सकते हैं इतना सारा काम ये लोग अकेले कोऑपरेटिव्स लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग और भी स्टेट्स में देखेंगे, जैसे कि दिल्ली में क्या था, मदर डेयरी था। ठीक है, ये जो मदर डेयरी कंपनी है ये क्या कर रही थी, ये मिल्क और वेजिटेबल्स
ये क्या करती थी, मिल्क और वेजिटेबल्स बांटती थी बहुत ही कम प्राइसेस में। ठीक है, तो इसमें कोऑपरेटिव्स में होता क्या था कि कोऑपरेटिव्स में जो क्या किए जाते थे कि बहुत छोटे छोटे शॉप्स बना दिए गए थे और सस्ते में सामान बेचा जाता था गरीब लोगों को। तो उसमें क्या हुआ, तमिलनाडु में इतना सारा काम किया, फिर दिल्ली में मदर डेयरी ने काम किया। उसके बाद अगर हम लोग गुजरात में देखते हैं, गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में अमूल ने एक बहुत अच्छा काम किया। अमूल हम लोग को पता है कि वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो अमूल के वजह से क्या हुआ है कि इंडिया में वाइट रिवॉल्यूशन आया है, इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन आया। ठीक है, क्योंकि मिल्क वाइट होता है तो मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसको कौन डील करता है, अमूल की कंपनी बहुत अच्छा डील करती है और इंडिया में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो मेनली इसका जो सेटअप हुआ था वो गुजरात में किया गया था। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में आई जो कि गरीब लोगों को फूड पहुंचाने में बहुत हेल्प करती थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक एडीएस नाम की जगह थी, उसमें क्या था, ये इसका फुल फॉर्म था अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। महाराष्ट्र में ये थी अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। इसने क्या किया था कि इसने कुछ एनजीओज को अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, जो एनजीओज होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसको अपने अंडर ले लिया था और उसने कुछ ग्रेन बैंक्स बना दिए थे। उसको ग्रेन बैंक्स भी कहा जा सकता है या फिर फूड बैंक भी कहा जा सकता है। ठीक है, उसको ग्रेन बैंक भी बोल सकते हैं या फूड बैंक भी बोल सकते हैं। तो उसने क्या किया था कि ऐसे ऐसे एनजीओज को ले लिया था और एनजीओज में ऐसे ग्रेन बैंक्स या फूड बैंक्स बना दिए थे। तो उसमें फूड हमेशा अवेलेबल होता था। जो भी एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, एनजीओ जितनी भी लोगों को मदद करती है, उसमें बहुत सारा फूड पहुंचाया जाता था और बहुत ही सस्ते प्राइसेस में पहुंचाया जाता था। तो जो कोऑपरेटिव है वो उसने क्या किया, पीडीएस से अच्छा काम करके दिखाया, एक बहुत ही अच्छे वे में काम कर रही है, गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है और उसने बहुत सारे लोगों तक फूड भी पहुंचाए हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, पर आपके लिए अभी और भी बहुत कुछ है हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो देर ना करें और जाकर रजिस्टर करें हमारे thegurushishywebinar.com पर। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी टॉपिक है जिस पर आप वेबिनार चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट अस पेज पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले आप हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। उसके लिए साइट है feedback@thegurushishywebinar.com। Thank you and have a nice day.